क्योंकि लास्ट में अगर दिक्कत होगा तो कैसे आप समझ पाओगे। ट्रांसलेशन अभी आने वाला है, फिंगर प्रिंटिंग आने वाला है। बहुत सारे बच्चे ने नॉर्थ इंडिया वाले बैच में पढ़ा होगा, लेकिन उनके दिमाग में चलता सर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डाउट है, फिंगर प्रिंटिंग में डाउट है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इजी वाले पार्ट में, अभी तो खतरनाक पार्ट आना स्टार्ट हुआ है। तो इस चैप्टर को सीरियसली पढ़ो, और जो बच्चे सीरियस नहीं है तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो एग्जाम के बाद पता चलेगा। और नीट के व्यू से देखोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन तो 100% आने ही आने हैं। ऐसा कोई साल नहीं जिसे 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से ना बने। इसलिए मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं, टाइम लगे लेकिन चीजों को समझ लो, बस यही चैप्टर पढ़ना है। हाँ, उसके बाद में टाटा बाय बाय। ठीक है, उसके बाद में इजी चैप्टर आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से, मैंने बोला था कि देखो जो डीएनए, ये सभी को मालूम है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, सभी को बता रखा है। ठीक है, डीएनए के 2 धागे होते हैं, आपस में दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा होता है। आई थिंक सभी बच्चों को ये चीज मालूम है। बोले ठीक है सर। डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, एक को कहेंगे कोडिंग और एक को कहेंगे टेम्पलेट। ठीक है, आपको पता करना होता है कौन कोडिंग है और कौन टेम्पलेट है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 523 डैश में कौन है। तो 523 जो दिखता है वो आपका कोडिंग है, और जो आपको 3 से 5 डैश दिखता है वो टेम्पलेट होता है। ये सभी को आता है। अब ये जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन करके आपको बनाता है एमआरएनए। एमआरएनए, ठीक है, जो एमआरएनए बनेगा 5 डैश टू 3 डैश, एमआरएनए हमेशा 5 टू 3 डैश बनेगा। इस एमआरएनए पे जो भी, जैसे मान लेते यहां पास जी 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 है, यू 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 है, ए यू जी है, सी यू जी है, जी ए जी है, जी यू जी है, यू ए है, ठीक है, और जी जी जी। मैंने यहां पर एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले लिया। ये आपका एमआरएनए, मैंने एमआरएनए पे एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस बना लिया है। ठीक है, ये एमआरएनए जो है वो अब जाएगा एक प्रोसेस में जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहने का मतलब है ये राइबोसोम से बाइंड करेगा और उससे प्रोटीन बनेंगे। ये राइबोसोम से बाइंड करेगा और क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। लेकिन प्रोटीन कैसा बनेगा, प्रोटीन के अंदर एमाइनो एसिड होते हैं, तो कौन सा एमाइनो एसिड होगा भाई। पहला एमाइनो एसिड ग्लाइसिन होगा, ल्यूसीन होगा, कौन सा एमाइनो एसिड होगा। ये बड़ा डिफिकल्ट काम था। तो हमने एक वर्ड डिजाइन किया जिसका नाम है जेनेटिक कोड। ध्यान से सुनिएगा, डिफिनीशन को ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ जेनेटिक कोड, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ जेनेटिक कोड। ध्यान से देखिए, the sequence of nitrogenous base, the sequence of nitrogenous base on the mRNA। mRNA के ऊपर में जो भी नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस है, जी 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 यू यू यू, जो भी दिख रहा है आपको, जो भी आपको दिख रहा है, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑन mRNA इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। सिंपल, एग्जाम पेपर में आएगा, जेनेटिक कोड का डिफिनीशन बताइए, बोले बहुत आसान है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज जेनेटिक कोड, क्या लिख के आइएगा, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑन mRNA इज नोन एज जेनेटिक कोड। हो गया। फिर बच्चा पूछा जाएगा व्हाट इज कोडॉन, व्हाट इज कोडॉन। इसने प्रोटीन बना दिया, जेनेटिक कोड, ये mRNA आया और यहां पर बच्चा प्रोटीन बन गया। एक एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए जितने नाइट्रोजनस बेस इन्वॉल्व होंगे, एक एमाइनो एसिड को कोड करना है, ग्लाइसिन आएगा कि ल्यूसिन आएगा, कौन डिसाइड करेगा, तो बोले सर नाइट्रोजनस बेस। तो जो नाइट्रोजनस बेस एक एमाइनो एसिड को कोड करेगा उसी को कोडॉन कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, कोडॉन।
जो आप बच्चे ने बहुत अच्छे से पिछले क्लास में पढ़ा कि कोडॉन 3 नाइट्रोजनस बेस के बने होंगे, क्योंकि 3 नाइट्रोजनस बेस एक एमाइनो एसिड को कोड करता है। ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेस मिला, एक एमाइनो एसिड को कोड किया। तो एक एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए जो नाइट्रोजनस बेस इन्वॉल्व होते हैं उसी को कोडॉन कहते हैं। तो 3 नाइट्रोजनस बेस हुए तो कोडॉन ट्रिपलेट हो गए। चलिए, तो कोडॉन का पहला फीचर क्या होगा? दे आर ट्रिपलेट इन नेचर। 3 नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, एक एमाइनो एसिड को कोड करेंगे। सेकेंड चीज ध्यान से, इस एमआरएनए पे राइबोसोम बाइंड किया, राइबोसोम आएगा, राइबोसोम आया और एमाइनो एसिड को जोड़ेगा। ट्रांसलेशन के दौरान मैं फिर से क्लियर कर दूं, कोई एमाइनो एसिड नहीं बनता। ट्रांसलेशन के दौरान में एमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है। राइबोसोम एमाइनो एसिड बनाता नहीं है, एमाइनो एसिड पहले से बने होते। राइबोसोम उन एमाइनो एसिड को जोड़ता है और प्रोटीन बना देता है। अब आपको लगेगा कि राइबोसोम आएगा और ये पहला एमाइनो एसिड बनेगा, जी 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 ग्लाइसिन, यू 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 फिनाइलएलेनिन। तो ये गलत है बच्चा, ये गलत है। बोले मतलब गलत क्या है? जो मैं बोलूंगा उसे बहुत ध्यान से सुनना है। जो मैं अभी स्टेटमेंट बोलने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं वापस से एमआरएनए लिख देता हूं। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा। ये 5 डैश है, ये 3 डैश है। यहां पर आपका जी 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 लिखा हुआ है, यू 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 लिख रहा है, क्योंकि 3 के सेट में होते हैं। मैंने आराम से बना दिया, ए यू जी, सी यू जी, जी यू जी बनाना है, जी यू जी बना दीजिए, जी ए जी बनाना है, जी ए जी बना दीजिए, जी यू जी बनाना है, बना दीजिए। हाइपोथेटिकल मैंने मान लिया ऐसा, जी जी जी। ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चा आपको लग रहा है कि राइबोसोम आया, बाइंड किया और ये जी 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 पहला एमाइनो एसिड बना कोड कर देगा, ऐसा गलत है। राइबोसोम आएगा और सबसे पहले ढूंढेगा एयूजी को। ध्यान से देखिए, यहां पर राइबोसोम आया, सबसे पहले राइबोसोम ढूंढेगा एयूजी को। क्या यहां पर एयूजी है? क्या यहां पर एयूजी है? बोले सर नहीं, इसलिए यहां पर पहला एमाइनो एसिड नहीं आएगा। आगे बढ़ा, क्या यहां पर एयूजी है? नहीं है। राइबोसोम आगे बढ़ जाएगा, कोई एमाइनो एसिड कोड नहीं होगा, वो आगे बढ़ते जाएगा। उसे जहां पहली बार एयूजी मिलेगा, जहां उसे पहली बार एयूजी नाम का वर्ड मिला, वो पहला एमाइनो एसिड कोड कर देगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको एमआरएनए मिल गया, फटाफट आए और एमाइनो एसिड कोड हो गया, ऐसा नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एमआरएनए पे राइबोसोम बैठ जाएगा, पहले को स्कैन किया, पहले कोडॉन को देखा एयूजी नहीं है, आगे बढ़े, एयूजी नहीं है, आगे बढ़ेगा। जब तक उसे एयूजी ना मिले तब तक एमाइनो एसिड का सीक्वेंसिंग स्टार्ट नहीं होगा, यानी अभी तक ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो जैसे ही एयूजी आया, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए एयूजी को एनसीईआरटी कहता है स्टार्ट कोडॉन। इसलिए एनसीईआरटी क्या कहता है उसे? स्टार्ट कोडॉन। जैसे ही एयूजी मिला, अब एमाइनो एसिड आपस में जुड़ना स्टार्ट हो गया, यानी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। और एयूजी सबसे पहला कौन सा कोड करेगा? मिथियोनिन। याद रखिएगा, इसलिए आपके एनसीईआरटी में एयूजी का डुअल फंक्शन दिया है। नीट के एग्जाम में, सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में आएगा, एयूजी को डुअल फंक्शन क्यों कहते हैं? तो बोलिएगा, जहां से एयूजी होगा वहीं से प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा, इसलिए स्टार्ट कोडॉन कह देंगे। और स्टार्ट तो कराता ही कराता है, साथ साथ मिथियोनिन एमाइनो एसिड को कोड भी करता है। तो स्टार्ट भी कराना और मिथियोनिन को कोड भी करना, डुअल फंक्शन हो गया। अब आगे बढ़िए, जीयूजी आया, चलिए यहां पर आ गया यहां पर आ गया भाई, चलो वैलिन, जीयूजी। आपको रट्टा नहीं मारना है, हमने आपके जो एनसीईआरटी में चार्ट है उसी को, कुछ मुझे भी याद है, कुछ मुझे भी याद है, वो याद कर लीजिए, जीयूजी याद कर लीजिए, वैलिन होता है, आगे काम आने वाला है। जीएजी है वो ग्लूटामिक एसिड है, जीएलयू 3 लेटर से लिखते हैं, तो जीएलयू केवल लिखिएगा,
पूरा ग्लूटामिक एसिड लिखने की जरूरत नहीं। फिर से GUG आया तो वैलिन हो गया, आगे बढ़ रहे। राइबोसोम आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन रास्ते में जैसे ही उसे UAA मिल गया, जैसे ही रास्ते में उसे UAA मिल गया, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। जैसे ही राइबोसोम UAA के पास पहुंचा तो UAA ने बोला कि हम अब रोक देंगे, प्रोटीन बनाना रुक जाएगा। mRNA कितना भी बड़ा हो, लेकिन UAA बीच में आ गया, ये बहुत बड़ा है, लेकिन बीच में UAA आ गया तो यहीं पास आपका प्रोटीन बनना, एमाइनो एसिड को जोड़ने की प्रोसेस रुक जाएगा। इसलिए UAA को आपकी एनसीईआरटी कहेगी स्टॉप कोडॉन। जहां पास UAA आएगा वहां पास प्रोटीन बनने का प्रोसेस रुक जाएगा। यानी UAA बोलता है कि भैया अब रुक जाओ, अब आगे नहीं बढ़ना है, तो इसलिए इसे कहेंगे स्टॉप कोडॉन। और तुम बोलोगे सर कौन सा एमाइनो एसिड कोड करेगा? तो ये जो स्टॉप कोडॉन है बच्चा, वो कोई एमाइनो एसिड कोड नहीं करेगा, कोई एमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा, इसलिए इसे कहेंगे नॉनसेंस कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के अलावा क्या कहेंगे? नॉनसेंस। इसमें कोई सेंस नहीं है एमाइनो एसिड कोड करने की। बाकी सभी सेंस कोडॉन है, इसने एमाइनो एसिड कोड किया, एमाइनो एसिड कोड किया, एमाइनो एसिड कोड किया, एमाइनो एसिड कोड किया। तो जो UAA है वो आपका एक तो प्रोटीन बनाने का जो मशीनरी है, मैकेनिज्म है, उसको रोकता है। तो नाम हो गया बेटा, जैसे ही UAA मिला स्टॉप हो गया। और दूसरी, ये कोई भी एमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा, नॉनसेंस कोडॉन। तो क्या सर केवल UAA ही स्टॉप करा सकता है? नहीं भाई, स्टॉप को कराने के लिए 3 लोगों को रखा गया। टोटल 64 कोडॉन है, जो आपने पढ़ा था ना ट्रिपलेट वाला, 3 अलग अलग 3 के जो सेट थे, टोटल पॉसिबिलिटी 64 हो गई थी। उसमें से UAA, UAG और UGA, ये जो 3 है, ये जो 3 है, इनके अंदर में कोई भी एमाइनो एसिड को कोड करने की एबिलिटी नहीं है, एमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकते। और ये जैसे ही राइबोसोम इस पे पहुंचेगा, बोलेगा भैया निकल जा, यहां पर रुक जा और बाहर जा, स्टॉप भी हो जाओ, और कोई एमाइनो एसिड को कोड भी नहीं करेंगे, इसलिए इसे कहते हैं स्टॉप कोडॉन। तो मैं एक क्वेश्चन आपको डिजाइन करके देता हूं, एक क्वेश्चन में डिजाइन करके देता हूं, इसका आंसर बहुत ध्यान से बताइएगा। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस mRNA का मान लिया, ये 5' है, ये 3' है। मान लीजिए कि यहां पास आपका UUU है, CCC है, CAG है, GAG है, ठीक है, AUG है, GUG है, GAG है, UAA है, ठीक है, CAA है, CAG है। अगर आपके नीट के एग्जाम में ऐसा आ गया कि ये एक mRNA है, आप मुझे बताइए ये mRNA से जो प्रोटीन बनेंगे ट्रांसलेशन के बाद में, राइबोसोम आएगा, बैठेगा, हर कोडॉन को के अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड को लाएगा, उसे जोड़ेगा। तो मुझे बताइए जो प्रोटीन बनेंगे उसमें कितने एमाइनो एसिड होंगे? जो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनेगा उसमें कितने एमाइनो एसिड का चेन होगा? चलिए फटाफट आंसर को कीजिए, और सभी लोग कीजिए, बहुत ही आसान सा है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। सभी लोग, बहुत सारे बच्चे, केवल 2 का आंसर आया, ये तो बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। चलो रितु ने किया, संजना ने किया, बाकी लोग क्या कर रहे हो इतना? अब क्या बच्चों की तरह तुम्हें बताया जाए, क्लास 1 2 3 ऐसे बताया जाए? हर्ष महान है, 10 एमाइनो एसिड कोड हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। और तुम लोग कौशिकी, संजना, ये नहीं, संजना ने तो आज जवाब दे दिया। आयुषी, आदित्य, प्रियांशु, कर क्या रही हो? कर क्या रहे हो तुम लोग? निकिता, कितने दिनों तक ऐसा करोगे? एग्जाम आ जाएगा तो उस दिन भी ऐसे ही करना। रजिया का कहना है 10। चलो मुझे बताइए कि यहां पर राइबोसोम आया,
अब राइबोसोम इसे पढ़ेगा और जो प्रोटीन बनेगा उसमें कितने एमाइनो एसिड होंगे, कितने एमाइनो एसिड, मैंने नहीं पूछ रहा हूं संजना की मिथियोनिन होगा, वैलिन होगा, एलेनिन होगा, वो ठीक है। मैंने पूछा जो प्रोटीन बनेंगे उसमें कितने एमाइनो एसिड होंगे। इस प्रोटीन के अंदर 3 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 7 होगा, कितना होगा, कितने होंगे फटाफट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी आंसर तुम नहीं देते हो तो मेरा, चलो ठीक है। तो मैंने बोला कि जैसे ही यहां पर राइबोसोम आके बैठेगा तो राइबोसोम यू से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कराएगा। यू के अंदर में स्टार्ट कराने की एबिलिटी नहीं है। राइबोसोम आगे बढ़ा, सीसीसी के अंदर भी एबिलिटी नहीं है, आगे बढ़ा, सीएजी के अंदर भी एबिलिटी नहीं है, आगे बढ़ा, जीएजी के अंदर भी एबिलिटी नहीं है। अभी मैंने 5 मिनट पहले यही चीज बताया था कि राइबोसोम बैठता है, एमआरएनए पे आगे बढ़ते जाता है, उसे जैसे ही मिलेगा एयूजी, जैसे ही उसे मिलेगा एयूजी, वहां से वो स्टार्ट कराएगा। ये स्टार्ट कोडॉन है, यहीं से स्टार्ट होगा, यहां से पहला एमाइनो एसिड आएगा, पहला एमाइनो एसिड। तो एक तो स्टार्ट यहीं से होगा, इसलिए इसे स्टार्ट कोडॉन कहेंगे। और ये सर मिथियोनिन को ही कोड करेगा, तो इसलिए 2 फंक्शन हो गए सर, ये स्टार्ट भी कराएगा और मिथियोनिन को कोड भी करेगा। तो ये अब आगे बढ़ा, जीयूजी आया, ये दूसरा एमाइनो एसिड हो गया। हाँ ठीक है, किसी बच्चे ने बताया कि सर ये वैलिन बनाएगा, चलो अच्छी बात है, वैलिन बनाएगा, याद रखा, अच्छी बात है। अब ये आएगा जीएजी आएगा, चलो ये तीसरा एमाइनो एसिड हो गया, तीसरा एमाइनो एसिड हो गया, ये ग्लूटामिक एसिड होगी। अब ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तो क्या मिला, यूएए। यूएए बोलेगा राइबोसोम को कि अब यहां पास प्रोटीन बनाने का जो सिस्टम है उसे खत्म कर दीजिए, ट्रांसलेशन को रोक दीजिए, अब कोई भी एमाइनो एसिड फर्दर नहीं जुड़ेगा। तो यहां पास आपने स्टॉप करा दिया, यहां पर आपका स्टॉप हो गया, राइबोसोम बाहर निकल गया। तो अब मैंने पूछा जो प्रोटीन बने कितने एमाइनो एसिड, 1 2 3, अब आगे बढ़ेगा ही नहीं तो ये कैसे कोड होगा। और महानुभाव लोग हैं, 7 एमाइनो एसिड, हर्ष 10 एमाइनो एसिड। अरे बचपन में थोड़ा सा तो पढ़ा होगा। हाँ, तो मैंने बोला कि यहाँ काम होने के 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, यही 3 तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अब बोलोगे जैसे नीट का एग्जाम में टफ क्वेश्चन आते, ये नीट में क्वेश्चन है तो इसमें कौन सा टफ है। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पहला चीज क्या याद रखना है, टोटल आपके पास कोडॉन जो है वो 64 है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी नाइट्रोजनस बेस की, 3 3 को जोड़े तो आपने निकाला था 4 पे पावर 3, टोटल पॉसिबिलिटी थी 64, तो टोटल कोडॉन है 64। उनमें से केवल और केवल, उनमें से केवल और केवल एयूजी के पास कैपेसिटी है स्टार्ट कराने की, तो एयूजी को कहते हैं स्टार्ट कोडॉन। एयूजी को क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। लेकिन रेयर केस में, कुछ एक्सेप्शनल केस में, बहुत आसानी से बोल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, स्टेटमेंट को पिक करो। रेयर केस में कभी कभी एयूजी ना हो, अगर एमआरएनए पे एयूजी ना हो, उस रेयर केस में, एक्सेप्शनल केस में जीयूजी स्टार्ट करा सकता है। और जीयूजी जब स्टार्ट कराएगा तो वो मिथियोनिन को कोड करेगा। यानी कि स्टार्ट जहां से भी हो, पहला एमाइनो एसिड मिथियोनिन ही बनेगा। एयूजी भी हो तो मिथियोनिन ही बनेगा, अगर जीयूजी हो तो मिथियोनिन ही बनेगा। वापस से रिपीट कर दे, अगर एमआरएनए पे एयूजी ना हो, अगर एमआरएनए पे एयूजी ना हो तो सर प्रोटीन नहीं बनेंगे। तब राइबोसोम क्या प्रोटीन नहीं बनेगा, बनाएगा।
तब उस केस में जीयूजी स्टार्ट करा सकता है। इसलिए एक्सेप्शनल केस में लिख देता हूं, रेयर केस में, एक्सेप्शनल केस में जीयूजी भी स्टार्ट करा सकता है, और ये स्टार्ट कराएगा तो मिथियोनिन ही बनाएगा। अगर एयूजी ना है तभी ये स्टार्ट कराएगा। ऐसा नहीं कि एयूजी है तो फिर से आ जाएगा, नहीं हम ही करेंगे। एयूजी है तो शांत बैठ, एयूजी है कर लेगा स्टार्ट, अगर नहीं है तो वो जीयूजी स्टार्ट करा सकता है। और कौन सा एमाइनो एसिड कोड करेगा? मिथियोनिन। ठीक है, अब ये एमआरएनए पे राइबोसोम एक एक कोडॉन आगे बढ़ रहे, एक एक कोडॉन आगे बढ़ते जा रहे, और जैसे ही उसे मिल गया यूएए, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस, प्रोटीन बनना जो होता है, एमाइनो एसिड को जुड़ते जा रहा है, प्रोटीन बनना, वो स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा यूएजी भी स्टॉप करा सकता है, इसके अलावा यूजीए भी स्टॉप करा सकता है। इन तीन के आते ही प्रोटीन बनाने का जो मैकेनिज्म है, एमाइनो एसिड का जुड़ना, प्रोटीन, एमाइनो एसिड का जुड़ना यही कहलाता है ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनना। तो ये रुक जाएगा। यूएए, यूएजी और यूजीए के आते ही प्रोटीन बनना रुक जाता है, इसलिए इसे हम लोग सिंपल भाषा में स्टॉप कोडॉन कहते हैं। स्टॉप कोडॉन कहते हैं। स्टॉप तो करा ही देगा और कोई अमीनो एसिड को कोड भी नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? नॉनसेंस कोडॉन। इसमें कोई सेंस नहीं है, इसलिए नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकेंड चीज, आपके दिमाग में एक चीज चल सकता है, उसको मैं क्लियर कर दूं, यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो यहां देखिए, ये मैंने एक एमआरएनए मान लिया। ठीक है, किसी का अगर कोई है डाउट तो बोलो। अच्छा ठीक है, जीओजी पे आ रहा, वही चीज बता, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। हाँ, तो मैं उसी चीज पे आ रहा हूं, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट बोला था उसको समझा दो। मैंने एक हाइपोथेटिकल एमआरएनए बना लिया, और यहां पर बच्चा जी है, सी है, यू है, ठीक है, जी है, सी है, जी है, जी है, यूएए। अब स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, अब स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। क्या यहां स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन है? पूरे एमआरएनए को ध्यान से पढ़िए। क्या यहां पर आपको ए यू जी यानी स्टार्ट कोडॉन दिखता है? यस या नो में आंसर कीजिए। अब इसमें भी एक आंसर आएगा तो भाई बहुत गलत है, इतना नहीं दिख रहा है यहां पर ए यू जी है या नहीं है। क्या यहां पर आपको ए यू दिखता है? यस या नो में आंसर करना है। बस दो ही बच्चे को दिख रहा है, बहुत महान है। ठीक है, बहुत महान है। बाकी बच्चों को यहां नहीं दिख रहा है कि यहां पास ए यू जी है या नहीं है, तो बोलने में क्या जा रहा है भाई। ठीक है, बस तीन बच्चे को दिखा है, बहुत महान बच्चे। चलिए ठीक है, फिर अरे भाई हर्ष, मैंने बोला यहाँ ए यू जी है या नहीं है, यस या नो, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर नो। राइबोसोम आके बैठा और पूरे इसको स्कैन कर लिया, क्या यहाँ पर ए यू जी है? तो बोलना चाहिए नहीं है, खत्म कहानी। अगर नहीं है तब राइबोसोम को पता चला कि ये तो प्रोटीन बन नहीं सकता, ए यू जी तो नहीं है, तो वो बैठेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और जैसे ही जीयूजी मिलेगा तो वो यहां से स्टार्ट करा देगा। तो लॉजिकल चलो ना, अगर इस एमआरएनए में एयूजी नहीं है, स्टार्ट कोडॉन नहीं है, पहले पूरे स्कैन कर लिए, तब वो, अगर यहां पर एयूजी होता, अगर यहां पर एयूजी होता तो आगे बढ़ के यहां से स्टार्ट कराता, पूरी तरह से नहीं। तब यहां पर जीयूजी को बोला आप स्टार्ट करा दो, और यहां पर बनाना मिथियोनिन। क्या बनाना? मिथियोनिन, क्योंकि जब भी स्टार्ट होता है मिथियोनिन से होता है। सीसीजी कुछ कोड करेगा, चलो सेकंड नंबर, जीएजी कोड करेगा थर्ड नंबर,
सर यहां पर कंफ्यूजन है। सर यहां पर GUG आ गया तो कौन सा एमाइनो एसिड को कोड करेगा? कौन सा एमाइनो एसिड को कोड करेगा? अगर यहाँ पर GUG आ गया तो यही चीज रितु ने पूछा, यही चीज मैं एक्सप्लेन कर। तो यहां पर बच्चा वो कोड करेगा वैलीन को। किसको कोड करेगा? वैलीन को। तो जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो। अगर mRNA में AUG नहीं है तो पहले स्कैन किया, AUG नहीं है, पूरा स्कैन कर लिया, फिर राइबोसोम आएगा, बोलेगा स्टार्ट तो करा दूंगा मैं। स्टार्ट अब AUG नहीं है तो उसके एब्सेंस में कहां से करा दूंगा? GUG से। और GUG स्टार्ट तो करा देगा, साथ साथ कौन सा कोड करेगा? मिथियोनिन। तो अगर GUG को चांस मिला स्टार्ट कराने का तो मिथियोनिन को बुलाएगा। बोले ठीक है सर। लेकिन सर अंदर में अगर फिर से GUG मिल गया तो बोलेंगे वैलिन को कोड करेगा, जो इसका अपना रूल है। GUG वैलिन ही कोड करता है, लेकिन अगर उसे स्टार्ट पे भेज दिया गया तो वो अपना नेचर चेंज कर लेगा और मिथियोनिन को कोड करेगा। इसलिए GUG एम्बिगुअस नेचर का कहलाता है। पिछले क्लास में मैंने लास्ट में ये लाइन बोला था कि जो GUG है वो एम्बिगुअस नेचर का है, वो अपने नेचर को चेंज कर सकता है। अगर उसे मौका मिला स्टार्ट कराने का तो वो मिथियोनिन को कोड कर देगा, अदरवाइज वो हमेशा वैलिन को ही कोड करता है। अदरवाइज वो वैलिन को ही कोड करता है। तो पूरे जेनेटिक कोड में एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है, बाकी सबका फिक्स है। CCC क्या करेगा? फिक्स है। UUU क्या करेगा? फिक्स है। लेकिन GUG में थोड़ा डुअल नेचर है। अगर स्टार्ट कराओगे तो मिथियोनिन, अदरवाइज हमेशा वो क्या कोड करेगा? वैलिन को ही कोड करेगा। इसी नेचर को कहते हैं एम्बिगुअस नेचर। बाकी सारे कोडॉन का फिक्स है, वो अनएम्बिगुअस कहलाता है। एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन आता है, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ? जिसका नेचर कभी चेंज ना करे। तो मैं कहता हूं ऑल कोडॉन्स आर अनएम्बिगुअस, चेंज ना करता है, नहीं कर, एक्सेप्ट एक्सेप्शन इज द GUG। अब समझ में आया? आई थिंक अब कर लोगे आसानी से। चलो ठीक है। तीसरा आई थिंक अब क्लियर होगा मेरे में से। चलो थर्ड नेचर। तो मैंने बोला जेनेटिक कोड के कई सारे नेचर है, एक और नेचर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहां पास आपने बनाया, चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट कोडॉन से ले लेता हूं, AUG, GUG, GAG, ठीक है, CCC, GGG, ऐसे ले लिया। और ये है बच्चा UAA। ये आपका 5' to 3' बना दिया। ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी कहता है दे आर नॉन ओवरलैपिंग। एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा, दे आर नॉन ओवरलैपिंग। बोले मतलब सर? ध्यान से सुनिएगा, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग होता क्या? तो जेनेटिक कोड हमेशा नॉन ओवरलैपिंग हो। क्या मतलब? मतलब राइबोसोम आया, 3 को पढ़ा, एक एमाइनो एसिड कोड किया, मिथियोनिन आगे बढ़ा। अब आगे चला, 3 को पढ़ा, एक एमाइनो एसिड को कोड किया, वैलिन आगे बढ़ा। फिर आगे चला, 3 को पढ़ा, ग्लूटामिक एसिड आगे बढ़ गया। बच्चों लोग आगे जाइए। और CCC क्या कोड करता है मुझे याद नहीं है, मुझे बताइए ये कौन सा होगा, फिर मैं नाम लिख दूंगा। आगे बढ़ा। फिर GG आएगा, मुझे याद है ये ग्लाइसिन कोड करता है, आगे बढ़ा। ठीक है, और क्लियर है ना? ये बेटा नॉन ओवरलैपिंग, ये बच्चा नॉन ओवरलैपिंग है, कोई ओवरलैप नहीं हुआ। पहला ट्रिपलेट एक एमाइनो एसिड, दूसरा ट्रिपलेट एक एमाइनो एसिड, तीसरा ट्रिपलेट एक एमाइनो एसिड। ये बच्चा पहले सीख लो, ये नॉन ओवरलैपिंग, ये नॉन ओवरलैपिंग है। अब हमें सीखना है सर ओवरलैपिंग क्या होता है। अब सीखना है सर ओवरलैपिंग क्या होता है। चलिए, अब शायद दिमाग में आपका कुछ स्ट्राइक कर रहा होगा। चीजें आसान होती है, हम लोग कॉम्प्लेक्स करते हैं। यहां पर AUG है, यहां पर बच्चा GUG है,
यहाँ पर GAG है, CCC है, GGG है और UAA है। अब देखिए अगर ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, अब यही क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहां पर AUG एक कोडॉन तो बना लिया भाई, एक एमाइनो एसिड को कोड कर लिया। अब GUG एक एमाइनो एसिड को कोड कर दिया, हो गया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब ऐसा भी हो सकता है कि UGG ये फिर से एक कोडॉन बना दे, ध्यान से देखना, फिर से एक कोडॉन बना दे। फिर से देखिए यहां पास एक और बन गया GGU, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये नहीं चलेगा। कहने का मतलब है कि 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर के एक ट्रिपलेट बनाए, एक एमाइनो एसिड को कोड कर दिया। अब इस 3 नाइट्रोजनस बेस वापस से किसी और कोडॉन का पार्ट नहीं बनेंगे। ये वापस से ऐसा नहीं चलेगा, एक बार AUG ने एक कोडॉन बनाया, मिथियोनिन बन गए। अब ये वापस से ऐसा दूसरे कोडॉन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, UGG नाम का नया कोडॉन नहीं बनेगा। यानी कि एक ट्रिपलेट में जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक कोडॉन में बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, वो नाइट्रोजनस बेस दूसरे कोडॉन में अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी अगर वो करेगा तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। उसे क्या कहते हैं हम लोग, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का रूल नहीं चलेगा, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आ गया कि अगर ओवरलैपिंग हो जाता तो कितने कोडॉन बनते। तो क्वेश्चन अगर मैंने पूछा कि मान ले यहां पर 9 नाइट्रोजनस बेस है, मान लीजिए ये 5 है, ये 3' है, और यहां पर बच्चा है AUG, यहां पास है GUG, यहां पर GAG। चलिए ठीक है, मान लेगा अगर ओवरलैपिंग भी हो जाता तो कैसे बनाना इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करो, AUG एक कोडॉन तो बनाया, GUG एक कोडॉन, GAG एक कोडॉन, तो 3 कोडॉन तो बन गए, 3 तो बन चुके। अब एक को यहां से काटा मार दीजिए, यानी हटा दीजिए, एक को यहां से हटा दीजिए। अब आराम से बनाइए UGG, चौथा कोडॉन बन गया, UGG पांचवा कोडॉन बन गया। आया समझ में, 2 कोडॉन और बढ़ गए। अब नेक्स्ट क्या कीजिए, 2 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, तो अब कितना बन गया, GGU एक कोडॉन, फिर क्या बन गया भाई, GGA दूसरा कोडॉन ना। तो ये एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने क्वेश्चन को क्या दिया, मैं आपको बोलता हूं, आप इस बार आंसर करना थोड़ा दिमाग खोल करके। 5' है, ये 3' है, ये AUG है, ये GUG है, GCC है और CAG, टोटल 12 है। अगर ये ओवरलैपिंग कर देते तो कितने कोडॉन बनाते, अगर ये ओवरलैपिंग कर देते तो कितने कोडॉन बनाते। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो मुझे बताइए, तो जो बच्चा स्मार्ट है वो फटाफट बनाएगा। ये देखिए सर, 1 कोडॉन, 2 कोडॉन, 3 कोडॉन, 4 कोडॉन, यहां से तो 4 बन गए। और आपने बोला ओवरलैपिंग चलेगा, तो ओवरलैपिंग चलेगा तो उसका बनाने का क्या तरीका आपने बनाया था कि सबसे पहले आप ये ए को हटा दीजिए, ए को हटा दीजिए, ये ए था, यू था, जी था, जी यू जी था, जी सी सी था और सी ए जी था। तो सर आप क्या कीजिए, ए को हटाइए, अब बनेगा सर यू जी जी, सर सेकेंड बनेगा यू जी जी, फिर बनेगा सी सी सी। ये तो बनेगा नहीं, ये तो 2 है, ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो 3 और बढ़ गए। इस बार कीजिए 2 को हटा दीजिए, ए और यू दोनों को हटा दीजिए, तो क्या बनेगा बोलो, जी जी यू, जी जी यू, फिर क्या बनेगा, जी जी सी। तो आप बच्चा कितने कोडॉन बने, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन आया कि टोटल कितने नाइट्रोजनस बेस थे, 3, 6, 9 और 12, तो कितने बने भाई, ऐसे क्वेश्चन आ सकते। अगर ओवरलैपिंग रहा तो कितने नंबर ऑफ कोडॉन पॉसिबल है, तो आप n-2 रूल लगा दीजिए।
n मतलब टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। तो आई थिंक आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी क्लास के बाद में खुद एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लिखिए, ओवरलैपिंग का रूल लगाइए और n-2 करके आंसर बता दीजिए, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बच्चा गड़बड़ करता है, इसलिए मैं वापस से एक नया चीज बता रहा हूं, जो रूल नंबर 4 है, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी कहता है कि जो जेनेटिक कोड है वो कॉमा लेस है। बोले मतलब कोई पंक्चुएशन नहीं, कोई रुकावट नहीं। बोले सर समझ में नहीं आया, मैं समझा रहा हूं। AUG, GUG, CAG, GAG, GCC। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, जो जेनेटिक कोड है वो कॉमा लेस है। बोले मतलब, बोले देखो ध्यान से सुनना, तुमने 3 स्टार्टिंग के नाइट्रोजनस बेस लिए, ये एक कोडॉन बन गया। बोले ठीक। अब बच्चा, अब चौथा, पांचवें और छठे को मिलाकर के एक कोडॉन बनाइए। बोले मतलब स्टार्टिंग के 3 एक कोडॉन, फिर चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, ये एक कोडॉन, फिर सातवें आठवें नंबर, 7th 8th 9 ये एक कोडॉन, फिर 10 11 12 एक कोडॉन, फिर 13 14 15 एक कोडॉन। तो बोले ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। अब एनसीईआरटी बोलेगा कि बीच में ब्रेक नहीं करना है तुम्हारे मन से, लगातार आपको कोडॉन बनाते जाना है। आप ऐसा अगर करिएगा तो गलत हो जाएगा, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इस साल नीट के पेपर में नहीं, पिछले साल ये क्वेश्चन बनाया गया, 99% बच्चों ने बोला टफ क्वेश्चन था, जबकि ये एनसीईआरटी का लाइन है। ध्यान से सुनना, ये एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है। बोले मतलब सर ये तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, 1 2 3 को पढ़ा, एक कोडॉन बन गए। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगा सर, चौथे को छोड़ देते हैं। सर मेरा मन है मैं रुक जाता हूं थोड़ा, चौथे को छोड़ देते हैं, फिर इसे करके एक कोडॉन बना देंगे, फिर इसके करके एक कोडॉन बना देंगे। तो आपको बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं करना है। लगातार 3 एक कोडॉन बना, फिर 3 एक कोडॉन बना, फिर 3 एक कोडॉन बना, फिर 3 एक कोडॉन। आपको कहीं भी पंक्चुएट नहीं होना, रुकना नहीं कि सर मेरी मर्जी। देखो सर ये AUG था ना, ठीक है मैंने काम किया, फिर सर GUG है, फिर CAG है, फिर GAC है, और ये है GAG और GCC। सर ऐसा नहीं कर सकते, AUG कोड किया, फिर सर G और U में मन नहीं कर रहा, छोड़ देते इसको। छोड़ना नहीं है, बीच में रुकना नहीं है। स्टार्टिंग के 3, फिर चौथे पांचवे छठे एक कोडॉन बनेगा। बीच में अगर आपने एक भी ब्रेक लिया तो समझो कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा। अगर आपने 2 को हटा दिया तो समझिए अब ये नया कोडॉन सेकंड बन गया, ये नया कोडॉन थर्ड बन गया, ये नया कोडॉन फोर्थ बन गया। कुछ आया समझ में? बीच में कहीं भी आपको ब्रेक नहीं करना है, इसलिए एनसीईआरटी का वर्ड है दे शुड बी कॉमालेस। बीच में आपको कहीं पास ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने ब्रेक किया तो क्या ब्लंडर मिस्टेक होगा, मैं समझा रहा हूं। अगर आपने बीच में ब्रेक कर दिया तो ब्लंडर मिस्टेक क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपने हाइपोथेटिकल लिया AUG, आपने लिया GUG, आपने लिया GAG, आपने लिया UUU, आपने लिया GGG। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते नॉलेज को जज करने के लिए कि तुमने रट्टा मारा है या समझ के पढ़ा है। तो ठीक है, तो तुमने AUG क्या कोड किया, AUG क्या कोड किया? बोले सर मिथियोनिन। ध्यान से सुनना, GUG क्या कोड किया? बोले सर ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीख जाओगे। GUG आपको कोड करता है इट इज अ वैलिन। GAG थोड़ा टाइम लगेगा, ग्लूटामिक एसिड। मैं बार बार यही यूज करता हूं तो याद हो जाना चाहिए। UUU फिनाइलएलेन, फिनाइलएलेन। और GGG ये हो गया बच्चा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। अगर मैंने फोर्थ नाइट्रोजनस बेस को हटा दिया तो क्या असर पड़ेगा?
अगर मैंने फोर्थ नंबर नाइट्रोजनस बेस को डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो क्या असर पड़ेगा? तो मैंने फोर्थ नंबर नाइट्रोजनस बेस को वहां से हटा दिया, सर क्या असर पड़ेगा? तो देखिएगा ध्यान से इस बार ना, आपने 5' और 3' लिखा, फोर्थ नंबर को हटाया, AUG ठीक रहेगा। लेकिन सोचो बच्चा, आपने फोर्थ नंबर का G हटा दिया, तो आगे बच्चा बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होने वाला है। अब बेटा आगे का 3 UGG ट्रिपलेट आ गए, नया कोडॉन बन गया। फिर सर AGU आ गए सर, नया ट्रिपलेट आ गया। फिर UUG आ गए, UUG आ गए, नया आ गया। और सर ये लास्ट में G और G बचा। सर ये तो 3 भी नहीं है सर, ये लास्ट में तो G और G है सर, तो ये तो ऐसे भी ट्रिपलेट नहीं है, ऐसे भी कोई कोडॉन तो बना नहीं, कम से कम 3 तो चाहिए था। सर ये तो 2 है, तो ये तो ऐसे भी कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, हटाओ। प्रॉब्लम क्या हुआ? सर पहला मिथियोनिन बना सर, ठीक है बच्चा लोग, अब UGG क्या वैलीन ही बनाएगा? नहीं सर, हमें टेबल में चेक करना पड़ेगा। सर AUG था ना, अब UGG आ गया सर, अब तो नया अमीनो एसिड कुछ कोड हो जाएगा। कुछ बच्चे देखे टेबल में, देखिए अलग, ध्यान से सुनिए, पहले कॉन्सेप्ट सुनिए। फिर सर AGU आ जाएगा, क्या ग्लूटामिक एसिड बनेगा? बोले नहीं सर, दूसरा बनेगा, डिफरेंट बनेगा। फिर UUG आ गया सर, फिनाइलएलानाइन नहीं, कुछ और बन गया। तो बताइए क्या ब्लंडर मिस्टेक हुआ? ब्लंडर मिस्टेक क्या हुआ? आपने जहां से न्यूक्लियोटाइड को हटाया, आपने बच्चा जहां से न्यूक्लियोटाइड को हटाया, यहां से हटा दिया ना फोर्थ नंबर से, तो आगे का पूरा फ्रेम बेटा चेंज हो। पहले क्या था? मिथियोनिन, वैलीन, ग्लूटामिक एसिड, फिनाइलएलानाइन, ग्लाइसिन। अब देखो बेटा पूरा का पूरा आगे का फ्रेम यानी कि एमाइनो एसिड का चेन ही अलग हो गया। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं, सिंपल सा एग्जांपल को समझाता हूं। ये लिख दो कैट, कैट, कैट और कैट, सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? 1 2 3 4 5 बार लिख दो, 3 3 है ना, 3 3 के सेट में एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, ठीक है? समझाने के लिए बताया, ध्यान से सुनना। अगर 1 बिल्ली, 2 बिल्ली, 3 बिल्ली, 4 बिल्ली, 5 बिल्ली, 5 कैट्स, 5 बिल्लियां, अगर तुमने यहां से सी को हटा दिया तो समझो क्या मिस्टेक होगा, सोचो। तो सर पहला वाला तो ठीक है सर, CAT ठीक है सर, बाद वाला में तो सर सी हटाया, तो अगला 3 तो ट्रिपलेट बनेगा, तो अगला 3 तो सर ATC हो जाएगा, अगला 3 तो सर ATC हो जाएगा, देखिए। फिर अगला 3 सर ATC हो जाएगा, फिर अगला 3 ATC हो जाएगा, फिर अगला 3 ATC हो जाएगा, और सर लास्ट में बचेगा AT। तो तुम क्या पढ़ रहे थे अभी? कैट, 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 कैट। जैसे ही तुमने एक न्यूक्लियोटाइड को हटाया फोर्थ नंबर से, तो फोर्थ नंबर के बाद यानी ये कोडॉन के बाद में क्या हो गया बच्चा? पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया, पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया एमाइनो एसिड का। इसी को आप कहते हो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसी को आप आने वाले टाइम में कहिएगा बच्चा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत आसान सा। ये कैट लिखा 1, ये कैट लिखा 2, ये कैट लिखा 3, ये कैट लिखा 4 और ये कैट लिखा 5, 5 कैट लिख दिया। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। अगर मैंने फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर को हटा दिया तो क्या बच्चा फ्रेम शिफ्ट होगा या नहीं होगा? यस या नो में बताइएगा। सुन लीजिए, फ्रेम शिफ्ट कहने का मतलब है आगे का पूरा फ्रेम चेंज हो जाए। जैसे तुम कैट 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 पढ़ रहे थे और अचानक से मैंने सी हटा दिया, तो क्या होगा? कैट तो पढ़ा, अब अटक 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 अटक, लास्ट में 80 बचा, फ्रेम शिफ्ट हो गया। आगे का जहां से कट मारा, जहां से आपने न्यूक्लियोटाइड को हटाया, वहां से पूरा फ्रेम चेंज हो गया, फ्रेम शिफ्ट। अब मुझे बताइए, अगर चौथे नंबर और पांचवें नंबर को हटा दिया तो क्या होगा? देख लो, पहले वाला तो ठीक है बेटा कैट,
चौथा और पांचवा को हटाया तो सर अब तो सर टका, सर टका, सर टका, सर पूरा फ्रेम चेंज हो चुका है। तो चौथे और पांचवें को भी हटाया तो सर तब भी तो फ्रेम चेंज हो रहा है। इसी को कहते हैं बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसी को कहते हैं फ्रेम, पूरा फ्रेम चेंज हो गया। एक को हटाओ तब भी फ्रेम शिफ्ट, दो को हटाओ फिर भी फ्रेम शिफ्ट। और पिछले साल बच्चा नीट के क्वेश्चन में ये आया था, और देखते तुम बनाते हो कि नहीं। अगर मैंने फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर के न्यूक्लियोटाइड को हटा दिए, फोर्थ को, फिफ्थ को और सिक्स को हटा दिया, तो क्या फ्रेम शिफ्ट होगा या नहीं होगा? यस या नो में आंसर कीजिए। अगर मैंने चौथे, पांचवें और छठे को हटा दिया तो क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? यस और नो बोलो, थोड़ा सोच करके आराम से आंसर करो। मैंने चौथे नंबर कैट 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 5 बार लिख दिया, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर मैंने हटा दिया, फोर्थ को हटाया, फिफ्थ को हटाया, सिक्स को हटाया। अब क्वेश्चन आएगा क्या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा? यस और नो। तो आपने चौथे को भी हटाया, पांचवे को भी हटाया, छठे को भी हटा दिया, तो अब पढ़ोगे तो क्या आएगा? पहला कैट, चौथा पांचवा छठा तो हट चुका है, फिर क्या आएगा? कैट, फिर क्या आएगा? कैट, और फिर क्या आएगा? कैट। तो यही नीट के क्वेश्चन में आया था कि अगर आपने 3 नाइट्रोजनस बेस को हटाया चौथे नंबर से, पांचवें से और छठे से, तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा बच्चा, एक एमाइनो एसिड कम बनेंगे लेकिन फ्रेम पूरा चेंज नहीं होगा। आया ये बेटा नीट 2019 का क्वेश्चन था, और बच्चे तो रट्टा मार के जाते थे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। इसी क्वेश्चन में मैं ये बोलता हूं कि अगर मैंने पांचवें नंबर, अगर मैंने पांचवें नंबर, छठे नंबर और सातवें नंबर को हटा दिया तो क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? अगर मैंने पांचवें नंबर, छठे नंबर और सातवें नंबर को हटा दिया, देख लो कैट, 5 कैट लिख देता हूं पहले ओरिजिनल, 1 2 3 4 और 5। अब बताइए, मैंने पांचवें नंबर, छठे नंबर और सातवें नंबर को हटा दिया तो क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? यस या नो में बताइए, यस या नो में बताइए, यस या नो में बताइए। अगर मैंने पांचवें को हटा दिया, छठे को हटा दिया, लिख लो भाई, ये लिखा कैट, फिर क्या होगा सोचिए, यहां से तो सी बचा है, यहां से तो सी बचा है, ये आ जाएगा 80। ठीक है, अभी के लिए तो नहीं, लेकिन इसलिए, इसलिए आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो पहले ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से देखना है कि आपने कौन नंबर से हटाया और होगा या नहीं होगा, ध्यान से उसे देखना है। हाँ, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, देखना अभी तुम लोग ट्रैप हो जाओगे। यहां पर मैंने लिखा AUG, GUG, GAG, CCC, UUU, UCC। अगर मैंने यहां पास पांचवा नंबर, छठा नंबर और सातवें नंबर को हटा दिया तो क्या बच्चा फ्रेम शिफ्ट होगा? क्या यहां पर फ्रेम शिफ्ट होगा या नहीं होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देख करके आंसर करना है, हड़बड़ाहट में नहीं, आराम से पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आंसर कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा ना। तो देखना है यहां पर सर कर दिया, तो अब बना के देखिए, क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। अब क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं कि अगर मैंने केवल पांचवें और छठे को हटाया तो क्या होगा? अगर मैंने पांचवें और छठे को हटाया तो क्वेश्चन को रट करके नहीं जाना है आपको एग्जाम में, एग्जामिनर कैसा भी पूछ सकता है। अगर आपने पांचवें और छठे को हटा दिया तो क्या असर पड़ेगा? तो देखना है सर, GGA हो गया, फिर सर GCC हो गया, CUU हो गया, तो आपको वहां पर थोड़ा अटेंटिव रहना है, और जैसे एग्जामिनर बोलेगा वैसा ही हटाना है, उसके बाद फ्रेम को देख करके आंसर करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पर GAG है, GUG है,
CAG है, CCC है, UUU है। ध्यान से सुनना, ठीक है, मस्त। चलो सर, ये बनाएगा सर मिथियोनिन। चलो हाँ भैया, GAG, एक मिनट, AUG से सर स्टार्ट करना था ना। चलो तो ये मैंने AUG से ही स्टार्ट कर दिया। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। सर AUG से आपने स्टार्ट कर दिया, तो पहला, एक मिनट यार, हाँ, AUG से आपने स्टार्ट कर दिया, तो पहला क्या बना? मिथियोनिन। दूसरा बच्चा GUG क्या बनाता है? तो सर वैलीन। CAG मुझे याद नहीं है बच्चा, कुछ तो बनता होगा, कुछ तो बनता होगा। CCC आप देख लीजिएगा, UU देख लीजिएगा। मेरा कहने का क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनिए। अगर मैंने फोर्थ नंबर पे एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, अगर मैंने चौथे नंबर पे एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, तो क्या बच्चा फ्रेम शिफ्ट होगा या नहीं होगा? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक mRNA था, मैंने चौथे पोजीशन पे एक नाइट्रोजनस बेस को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो आपको बताना है क्या ये फ्रेम शिफ्ट होगा, यस या नो। तो जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बच्चा ऐसे बनाया था, कैट 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 और कैट। अगर आपने यहां पास एक को जोड़ दिया बच्चा, यहां पर एक को जोड़ दिया, मान लीजिए टी जोड़ दिया, तो क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? तो बोले देख लेते हैं सर। पहले तो सर बना कैट यानी बिल्ली, अब सर बन गया TCA टका, फिर सर बना TCA टका, फिर बना सर TCA टका, फिर बना सर TCA टका, और लास्ट में टी रह गया सर। टी का तो ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं, अकेला एक का तो कोई वैल्यू होता नहीं, अकेला एक का वैल्यू तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये भी बच्चा फ्रेम शिफ्ट हो सकता है। तो फ्रेम शिफ्ट में पूरा फ्रेम चेंज होता है। तो या तो बच्चा आप एडिशन से कर सकते हो, एडिशन से कर सकते हो, एक जोड़ दो तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, या तो एक हटा दो तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से रखना है ना। एक ऐड कर दिया पूरा फ्रेम चेंज, एक हटा भी दिया फ्रेम शिफ्ट चेंज। इसी चीज का क्वेश्चन पेपर में उठाया गया फायदा बच्चा 2018 में भी, 2018 में भी आया, 2019 में भी वैसा ही क्वेश्चन आया। 2018 का क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग था, 2018 का क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग था, जो आप बनाने टाइम में आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में यह था कि एक mRNA, ध्यान से देखिए, 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में यह है कि एक mRNA पे 999 नाइट्रोजनस बेस थे, ऐसा आपको मिला होगा क्वेश्चन। ये 5' है, ये 3' है, AUG, फिर नाइट्रोजनस बेस होगा 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 होगा, और यहां पर UAA था। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इस पे टोटल नाइट्रोजनस बेस थे बच्चा 999। इस आरएनए पे, mRNA पे कितने नाइट्रोजनस बेस थे बच्चा? 999। और क्वेश्चन में पूछा गया ये कितने एमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये कितने एमाइनो एसिड को कोड करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? अगर यहां पर AUG है और वहां पास टोटल 999 नाइट्रोजनस बेस है, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल ट्रिपलेट कोडॉन कितने आ गए? 333। टोटल कोडॉन कितने आ गए बच्चा? 333, 333। 999 नाइट्रोजनस बेस, 3 नाइट्रोजनस बेस से एक कोडॉन बनता है, एक कोडॉन से एक एमाइनो एसिड बनते हैं, तो टोटल कोडॉन कितने? 333। सर लास्ट वाला कोडॉन तो ऐसे ही रहेगा ना, वो तो स्टॉप कोडॉन है। सर लास्ट वाला तो स्टॉप कोडॉन है। हाँ, तो आप लास्ट वाले को हटा दीजिए, तो 333 लास्ट वाला स्टॉप कोडॉन हो गया, तो एमाइनो एसिड कितने बनेंगे बेटा? 332 एमाइनो एसिड का चेन बनेगा। आई थिंक सभी को समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में ये दे रखा होगा mRNA पे, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। mRNA पे 150 नाइट्रोजनस बेस है, टोटल नाइट्रोजनस बेस कितना? 150। और पूछा जाएगा कितने एमाइनो एसिड का चेन बनेगा, यानी उस जो प्रोटीन में कितने एमाइनो एसिड होंगे? तो बोले सर बहुत आसान है, 150 mRNA में है ना, तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो आंसर सर 50 आ जाएगा, 50। हाँ, टोटल कोडॉन कितने हो जाएगा सर? 50। और सर
स्टॉप कोडॉन तो सर कोई बनाएगा नहीं, तो एमाइनो एसिड सर 49 बनेंगे। एमाइनो एसिड कितने बनेंगे? 49 बनेंगे। क्लियर है? कोई गड़बड़ नहीं है यहां तक। अब देखिए, अब उन्होंने क्वेश्चन बड़ा अच्छा फ्रेम किया, बहुत अच्छा फ्रेम किया, और ये आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा फिर से। ये एमआरएनए लिया जिसपे थे 999, 1 2 ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, और टोटल नाइट्रोजनस बेस था 999 AUG। और उन्होंने बोला, अब बताइए जो प्रोटीन बनेगा कितना एमाइनो एसिड होगा? टोटल है 999 नाइट्रोजनस बेस, 3 नाइट्रोजनस बेस से एक कोडॉन बनते हैं, तो एक एमाइनो एसिड कोड होता है। तो 3 से डिवाइड कीजिए सर, 333 333, लास्ट वाला स्टॉप कोडॉन है, लास्ट वाला स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा? 332 332, ठीक है। अब ध्यान से सुनने, उन्होंने क्वेश्चन पेपर में ये पूछा कि उन्होंने इस 999 नाइट्रोजनस बेस था, उसमें से उन्होंने 901 न्यूक्लियोटाइड को, 901वें न्यूक्लियोटाइड को उन्होंने क्या किया? हटा दिया, डिलीशन। 901वां नंबर जो था उसे उन्होंने यहां से डिलीट कर दिया। तो पूछा गया आगे में कितने कोडॉन पे असर पड़ेगा? चलिए आंसर कीजिए, आगे में कितने कोडॉन पे असर पड़ेगा? एमाइनो एसिड पे नहीं पूछा, कितने कोडॉन, कितने ट्रिपलेट पे असर पड़ेगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। टोटल थे 999, ठीक है। अब आपको क्लियर है, 999 है, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो टोटल कोडॉन कितने हो गए? 333, 333 कोडॉन। उन्होंने प्रोटीन के बारे में नहीं पूछा, बस बोल दिया 333। अब उन्होंने 901वें पोजीशन वाले को 901 वाले को हटा दिया, 901 वाले को हटा दिया। तो बच्चा लॉजिकल सोचिए, स्टार्टिंग के 900 तक कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग के 900 तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग के 300 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक। और मैंने 901वें को हटाया तो यहां से फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, यहां से फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे के बच्चा जो 33 कोडॉन होंगे, वो बच्चा वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में चले जाएंगे। आगे के 33 जो कोडॉन्स होंगे उन पे ये असर पड़ेगा। तो आंसर इज द आपके 33 करना था, ठीक है। क्लियर है ये चीज? 33 कोडॉन पे असर पड़े, कोडॉन पे पूछा। अगर ये माइनस सीट बोलता तो 32 करके आ जाते, 32 करके आ जाते। तो कितने कोडॉन पे असर पड़ेगा? बोले सर वो सब तो चेंज हो गया, तो कितने पे आंसर करके आना है? 33 पे चेंजेस दिखेंगे। ये बच्चा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता था इस चैप्टर का, ठीक है। चलो यही सब क्वेश्चन होते हैं, और मैं एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं और क्लास को एंड करता हूं। लास्ट क्वेश्चन देकर के क्लास को एंड करता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, 1 मिनट। एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर में 30 एमाइनो एसिड है, 30 एमाइनो एसिड है। एक प्रोटीन में कितने एमाइनो एसिड है? 30। प्रोटीन किससे बनता है बच्चा? आरएनए से। और आरएनए को कौन बनाता है? तो आंसर सर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसी को मैंने जीन कहा, वो जीन आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बने। इस प्रोटीन में 30 एमाइनो एसिड है। बहुत स्मार्ट सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं इस डीएनए के अंदर में टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? मैंने बोला प्रोटीन में 30 एमाइनो एसिड है। अब मैं पूछ रहा हूं इसे बनाने वाला जो जीन होगा, उस जीन के अंदर में डीएनए, जीन क्या है? डीएनए, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? ये देखता हूं कौन सा बच्चा आंसर कर सकता है। चलो एक का तो आंसर आ गया,
एक का तो आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं जो बच्चा बताएगा यानी उसे रियल में ये चीज समझ में आ गया। तो मुझे लगता है संजना का आंसर शायद करेक्ट है। चलो सभी लोग ट्राई करो, कम से कम ट्राई करो कम से कम। आयुषी गलत है। रितु 180, देखते हैं कैसे 180। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। मैंने बोला एक प्रोटीन बना, इस प्रोटीन के अंदर में जो एमाइनो एसिड है वो 30 है, 30 एमाइनो एसिड है। ये रजिया ये और महान है 10। अरे भाई साहब 10 कहां से रे भाई? अजी थोड़ा सा तो सोच करके बोला करो। प्रोटीन है, महानुभव है। प्रोटीन, इस प्रोटीन में कितने एमाइनो एसिड है? आंसर 30। यानी जिस एमआरएनए से बना होगा उस पे 30 कोडॉन होंगे। एक एमाइनो एसिड से एक कोडॉन बनता है, तो उस पे होंगे 30 कोडॉन, इसलिए 3 एमाइनो एसिड बने। तुम बोले नहीं सर 31 कोडॉन होगा, 31 कोडॉन होंगे। क्यों? क्योंकि सर स्टॉप कोडॉन को नहीं मानोगे क्या? स्टॉप कोडॉन भी तो होता है, स्टॉप कोडॉन को मानोगे कि नहीं मानोगे? तो इस पे मान लेते हैं, यहां पर था 31 कोडॉन, लास्ट का कोडॉन तो स्टॉप कोडॉन था, तो टोटल कोडॉन कितने हो गए? 31। एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजनस बेस, एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजनस बेस, तो 31 में 31 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? आई थिंक 93। 93। तो एमआरएनए में नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? 93। बोले हाँ। अब ये किससे बना है? डीएनए से। तो डीएनए का एक स्टैंड टेम्पलेट, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है ना। तो 93 है तो यहां भी 93 होगा, टेम्पलेट पे भी कितने होंगे? 93। अब डीएनए तो डबल स्टैंड होता है, कोडिंग स्टैंड पे भी होंगे 93। तो ये जो डीएनए बना वहां कितने हो गए? 93 इस पे और 93 इस पे, तो आंसर आ गया। ठीक है। और जो बच्चे ठीक है 180 भी चलेगा आंसर, ठीक है, क्योंकि आपने स्टॉप कोडॉन नहीं लिया, थोड़ा मैं माफ कर देता हूं कि आप थोड़ा सा मतलब ठीक थे, आपका टेक्निक सही था, थोड़ा सा आपने गड़बड़ किया। बाकी रजिया का 10 कहां से था भाई? थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। आया समझ में? चलो इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं। अगर 100 एमाइनो एसिड का चेन है तो डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे? अगर 100 एमाइनो एसिड का चेन है तो डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे? चलो ये तो थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, बोलो। 100 एमाइनो एसिड है, एक एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक कोडॉन, तो 100 एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 100 कोडॉन, 100 कोडॉन। बोले सर 100 नहीं सर, एमआरएनए पे 101 होगा, क्योंकि सर एक तो स्टॉप कोडॉन होता है, तो हो गए कोडॉन के नंबर कितना? 101। सर एक कोडॉन 3 नाइट्रोजनस बेस का, तो सर 101, 101 इंटू आप कर दीजिए सर 3, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस मिल जाएंगे 303, 303। सर डीएनए तो डबल स्टैंड होता है, सर आपने टेम्पलेट पे 303 होगा, यही टेम्पलेट वाला कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा एमआरएनए। और सर क्या ये कोडिंग वाला नहीं जोड़ोगे? तो 303 टेम्पलेट पे और 303 कोडिंग पे होगा, और ये मिलकर के एक जीन बन गया। तो इस जीन के अंदर टोटल 303, 303, 606 होंगे। तो इतना सोचो ना। ठीक है, तो कुछ तो हर्ष थोड़ा सा सोचा करो, स्टार्टिंग में ये रजिया कहाँ है भाई? 10। भाई साहब थोड़ा सा तो क्लोज होना चाहिए आंसर। चलो ठीक है फिर। तो ये ऐसे आपसे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेनेटिक कोड के ऊपर में, बोर्ड में पूछे जाएंगे इसके फीचर्स। तो फीचर मैंने बहुत अच्छे से याद करा दिया है। यूनिवर्सल नेचर का होगा, ट्रिपलेट नेचर का होगा ना, अनएम्बिगुअस होगा, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ करके जीयूजी वाला, कॉमा लेस होगा,
डीजेनरेसी होगा। आई थिंक सभी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था डीजेनरेसी में, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था पिछले ज्यादा टाइम, मैंने कहानी सुना के गया था कि बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि GGG ग्लाइसिन कोड करेगा, GGC ग्लाइसिन कोड करेगा, GGU ग्लाइसिन कोड करेगा, GGA ग्लाइसिन, ये सभी मिलकर के केवल किसको कोड कर रहे हैं? ग्लाइसिन को। यही है बेटा डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या है? ग्लाइसिन एमाइनो एसिड इज कोडेड बाई मोर देन एक कोडॉन, दो कोडॉन, तीन कोडॉन, चार कोडॉन। तो एक एमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो रहा है, इसी को कहते हैं डीजेनरेसी। सर अनएम्बिगुअस क्या होता है? तो GGG जब भी कोड करेगा ग्लाइसिन को ही कोड करेगा, इट इज अनएम्बिगुअस नेचर। GGG सब जब भी कोड करेगा ग्लाइसिन को कोड करेगा, इट इज अनएम्बिगुअस नेचर। जैसे आपको मैंने बोला था कि एक राजा है, उसकी कई सारी रानी है, रानी 1, रानी 2, ये मैंने आपको कहानी सुनाई थी, लेकिन आप लोग तो हो महान, और एग्जाम में आएगा तो रो करके लिख करके आना सर पता ही नहीं चला। डिजेनरेसी और नॉन एम्बिगुअस में डिफरेंस हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, तो मैंने बोला ये जो राजा है, इस राजा की एक रानी है, दो रानी है, तीन रानी। तो एक राजा की कई सारी रानियां, एक एमाइनो एसिड के कई सारे कोडॉन, ये कहलाता है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी, एक राजा की कई सारी रानियां, ये कहलाया डीजेनरेसी। एक एमाइनो एसिड के कई सारे कोडॉन। अब उल्टा, इस रानी का तो यही राजा है, दूसरा राजा तो थोड़ी ना है, इस रानी का यही राजा है, इस रानी का यही राजा है। उल्टा अब रिवर्स पढ़ो, इस रानी का यही राजा है, यानी कि ये हो गया अनएम्बिगुअस नेचर। इस रानी ने नेचर नहीं जिया, इसी यही राजा है उसका, यही हो गया अनएम्बिगुअस नेचर। अनएम्बिगुअस नेचर, तो आपने रिवर्स पढ़ा, अनएम्बिगुअस सीखा, आपने फॉरवर्ड पढ़ा तो आपने डीजेनरेसी सीख लिया। तो ये तुम पे डिपेंड करता है। ग्लाइसिन कोडेड बाय द मोर देन वन कोडॉन, डीजेनरेसी। हाँ, और सेकंड क्यों? क्योंकि 61 कोडॉन है और एमाइनो एसिड तो 20 है, इसका मतलब है कुछ एमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो रहे, डीजेनरेसी। हर कोडॉन फिक्स है, यू 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 फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा, ये अनएम्बिगुअस। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है फिर।